छात्रों नमस्कार। हेलो गाइस, आप कैसे हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी हम अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन पर एग्रीकल्चर से संबंधित नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको यही सलाह दी जाती है कि जो भी एग्रीकल्चर से पीए संबंधित जैसे 11वीं 12वीं की एग्ज़ाम होती है, पीएटी की, और अन्य एग्ज़ाम भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की होती है। यहाँ तक है कि 11वीं 12वीं यानी 11 12th बीएससी एजी और एमएससी एजी या उसके बाद अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इसी बीच कोई भी कंपटीशन एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो वे यही टॉपिक को टच करता है, इन्हीं टॉपिक से डीप में पूछा जाता है। और आज हम उन्हीं टॉपिक के अंतर्गत मृदा के भौतिक गुण लेकर उपस्थित हुए हैं, जो मृदा से संबंधित बहुत ही डीपली गहराई से भी पूछा जाएगा। तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तो बहुत सारी जो है वो आपको क्विक चीज़ें प्राप्त होगी, जो आपको जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि कहीं पर मिलना मुश्किल है एक साथ। आप जब बहुत अधिक पढ़ लेंगे, बहुत मैटर पढ़ लेंगे तो बात अलग है, लेकिन एक साथ इतनी जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है और कलेक्शन में शायद आपका पूरा समय बीत जाए। तो इसलिए आप इस वीडियो को सक्सेस होने के लिए अवश्य देखिएगा। आप अवश्य सक्सेस होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मृदा के भौतिक गुण। आज का कौन सा टॉपिक है? मृदा के भौतिक गुण। जो मृदा है विभिन्न परतों से, विभिन्न प्रकार के रंग से, विभिन्न आपसी घनत्व, विभिन्न पीएच मान, है ना, से मिलकर बनी है मृदा। और उन्हीं गुणों के बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। वे गुण जो है मृदा के भौतिक गुण के अंतर्गत, तो मृदा जो है विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण को संजोए रखती है, जिनमें पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। पौधे अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि तथा विकास सुचारू रूप से करते हैं। पौधे अपना जीवन चक्र चलाने के लिए जो है मृदा से किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। जड़ को बोलते हैं इंग्लिश में रूट हेयर या मूल रोम। जड़ के यानी रूट हेयर द्वारा, यानी उसमें हेयर होते हैं, उसी के द्वारा वो पानी और पोषक तत्व ग्रहण करता है। अन्य भाग से पानी पोषक तत्व ग्रहण नहीं करता है, ये बता दें आपको। तो अन्य भागों से ग्रहण नहीं करता है, केवल किससे ग्रहण करता है? पानी और पोषक तत्व जड़ के रूट हेयर के द्वारा ग्रहण करता है। और ये रूट हेयर जो है ये जड़ में पाया जाने वाला भाग है। इसके बारे में हम एक वीडियो और तैयार करेंगे, उसमें आप देखिएगा। और पौधों की वृद्धि और विकास के लिए क्या ज़रूरी है? ये पोषक तत्व ज़रूरी है। ये कहाँ से मिलते हैं? हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, मृदा से ही प्राप्त होते हैं। तो आज वही भौतिक गुण जो मृदा में पाए जाते हैं, वो मोटे मोटे तौर पे यदि देखा जाए तो मृदा में जो है वो 10 भौतिक गुण मुख्य है। 10 भौतिक गुण पाए जाते हैं।
आज हम ये मुख्य 10 भौतिक गुणों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जैसे इसके सबसे पहले तो हम नाम बता दें, मृदा गठन या मृदा वयन, या इसी को सॉइल टेक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में, पहला गुण है ये। फिर मृदा विन्यास या मृदा संरचना, इसे सॉइल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इंग्लिश में। मृदा रंध्र अवकाश तीसरा गुण है, जिसको पोरोसिटी या पोर स्पेस ऑफ सॉइल बोलते हैं। फिर मृदा का घनत्व, मृदा का घनत्व मतलब मृदा का में जो घनत्व और आपेक्षिक घनत्व पाया जाता है उसके बारे में हम बात करें, अभी हम इसको डिटेल बताएंगे। फिर पांचवा है मृदा संसंजन या मृदा संशक्ति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोइजन फोर्स ऑफ सॉइल। फिर मृदा रूपदत्ता या इसको तन्यता या इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं, और इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक की तरह, अभी हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिर मृदा का रंग यानी कलर ऑफ सॉइल। फिर मृदा जल या वाटर ऑफ सॉइल। मृदा का तापक्रम या इसी को हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ सॉइल। फिर मृदा पीएच। तो ये 10 जो है मृदा के भौतिक गुण हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। इसी के गहराई से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने कोशिश किया है कि लगभग जितने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं, वो हमने यहाँ पर संजोया है। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बीच में स्किप करके ना जाएं, क्योंकि ये आपके हित की बात होगी। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हम बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो इसके बाद बात आती है कौन सी, इनके डिटेल की। मैं डिटेल आपको बताते जा रहा हूँ। पहला जो भौतिक गुण हमने बताया था, वो बताया था कि मृदा गठन या मृदा वयन, इसको सॉइल टेक्सचर बोलेंगे। तो सॉइल टेक्सचर क्या है उसको समझ लें। मृदा कण के आपेक्षिक आकार को मृदा वयन कहते हैं। मृदा कणों के आपेक्षिक आकार, जो आकार पाया जाता है यानी साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, मृदा वयन कहते हैं। फिर मृदा कण के नाम और उसके आकार, और यानी वो मृदा कण जो है वो किस आकार में पाए जाते हैं, मिलीमीटर में हमने लिखा है यहाँ पर। तो कौन कौन से मृदा कण पाए जाते हैं, और वो मृदा कण जो है उनके क्या क्या नाम हैं, और उनका साइज क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखें कि मृदा कण के जो नाम हैं, कौन कौन सी मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं। तो पहले है साइज के अनुसार सबसे जो छोटे कण वाली मृदा है वो है चिकनी मृदा। चिकनी मृदा, और ये चिकनी मृदा को इंग्लिश में क्ले सॉइल बोलते हैं। इसमें जो कणों का व्यास है 0.002 mm से कम पाया जाता है। दूसरी जो मृदा है वो है दोमट मृदा, जिसको सिल्ट या लोमी सॉइल कहते हैं, और इसमें जो कणों का व्यास है 0.002 से 0.02 mm होता है। फिर तीसरी है महीन बालू यानी फाइन सैंड। फाइन सैंड, सैंड मतलब बालू, 0.02 से 0.2 mm। फिर मोटी बालू यानी कोर्स सैंड बोलते हैं इसको, 0.2 से 2 mm। और उसके बाद में आती है बहुत मोटी बालू या कंकरीली पथरीली मृदा, जो अपने मध्य प्रदेश के मंडला तथा झाबुआ ज़िले में पाई जाती है ज़्यादातर, और पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसके कणों का व्यास जो है 2 mm से अधिक होता है। अब सवाल ये आता है कि हमने कणों के नाम और मृदा कणों का आकार तो बता दिया, आपेक्षिक आकार, लेकिन इसको हम याद कैसे रखें, तो हम बताते हैं आपको। एक तो हम यदि नीचे से ऊपर की ओर यानी बड़े से छोटे की ओर यदि याद करते जाएं, या छोटे से बड़े की ओर एक क्रम बना लें,
तो सबसे पहले तो ऊपर से हम यानी छोटे कणों से लेकर के बड़े कणों की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो क्ले सॉइल, आप देखिएगा सबसे पहले क्ले का जो आकार है मृदा कणों का 0.002 mm है। फिर आप देखिए सिल्ट, जो सिल्ट का आकार है यहाँ पर 0.002 है, तो एक पॉइंट आप इधर जीरो के साइड हटा करके लगा दीजिए राइट हैंड पर, तो ये हो जाएगा 0.002 से 0.02। फिर आप देखिए तीसरी फाइन सैंड में देखिए कि 0.02 था ऊपर में, अब नीचे क्या हो गया 0.02 से लेकर के 0.2 mm। फिर कोर्स मिलेट में देखिएगा यानी मोटी बालू में 0.2 से लेकर के कहाँ तक 2 mm तक, और बहुत अधिक मोटी वाली में देखिए आप 2 mm से अधिक। तो इसको हम इस क्रम से याद रख सकते हैं 0.002। अब यहाँ पर ये नीचे 0.002 से यानी एक जीरो जो है वो यहाँ हट जाएगा, यानी 0.02 हो जाएगा अगली में। उसके नेक्स्ट में क्या होगा एक जीरो इधर आ जाएगा 0.2। फिर नेक्स्ट में चले तो 2। इस प्रकार से इस क्रम से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपको बातें हमारी समझ में आई होगी। 0.002, फिर 0.02, फिर 0.2, फिर 2 और फिर 2 से अधिक। ठीक है, 0.02 से कम और लास्ट वाले में 2 से अधिक। ये याद रहेगा आपको, ऐसी आशा है हमारी। और इसको याद ही रखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है कि चिकनी मृदा में कणों का व्यास कितना होता है, कितने mm पाया जाता है। ठीक है, हम आगे बात करें कि इसका क्या महत्व है। मृदा गठन, जब ये कणों वाली जो मृदा है विभिन्न कणों पाए जाएंगे तो इसके क्या महत्व होंगे। तो पहला मृदा गठन या मृदा वयन का जो महत्व होगा, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है इससे। जैसे चिकनी मृदा में जो है वो अधिक जल धारण क्षमता होती है, जैसे क्ले बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, छोटे कण वाली मृदा। दूसरी है भूमि में उचित जल निकास होगा। ज़्यादा जल निकास या अपने आप जो हो जाता है बड़े कणों वाली मृदा में होता है। भी कणों का आकार और बताएंगे कि इसकी सजावट कैसे होती है, कैसे बनती हैं कण। फिर पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। पोषक तत्व जो उपलब्ध होंगे चिकनी मृदा में या छोटे कणों वाली मृदा में अधिक होंगे। फिर उचित वायु का आवागमन होगा, तो कुछ ज़्यादा ही आवागमन किसमें हो जाएगा, जो सैंडी सॉइल है इसमें ज़्यादा ही, और पोषक तत्वों का भी लाश इसी से ज़्यादा होता है। और छोटे कणों वाली मृदा में रंध्र अवकाश की संख्या अधिक पाई जाती है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, जिससे अब ये लाभदायक जीवाणु की वृद्धि होती है। फिर पौधों को उचित सहारा प्रदान मिलेगा। यदि छोटे कणों वाली मृदा है तो सहारा अच्छी तरह से पौधे खड़े रह पाते हैं, सहारा मिलता है। और यदि बड़े कणों वाली मृदा है तो उसको जो है पौधे की जड़ उतनी गहराई तक नहीं जा पाती, ऊपर ही रहती है और ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। फिर हमने कुछ बातें इसमें यहाँ ऐड की है, उसे ध्यान से देखिएगा कि मृदा में यदि 85% से अधिक सैंड है मतलब रेत है, सैंड को क्या बोलेंगे, रेत है, तो उसे सैंडी सॉइल कहेंगे। कितना, 85 से अधिक, 85% से अधिक। और दूसरा है यदि मृदा में 80% से अधिक है, कौन से, सिल्ट की मात्रा। सिल्ट मतलब दोमट मृदा की मात्रा। ठीक है, सिल्ट मतलब दोमट। सैंड मतलब सैंड या ग्रेवल होगा। और क्ले मतलब चिकनी मृदा होगी। यदि चिकनी मृदा में 40% से अधिक क्ले है, चिकने कण हैं, तो उसको क्ले सॉइल कहेंगे। ये बात समझ में आई होगी। यदि 85 किसी मृदा में 85% से अधिक रेत है तो उसको रेतीली सॉइल बोलेंगे, रेतीली मृदा कहेंगे।
और किसी मृदा में 80% से अधिक सिल्ट है तो उसको सिल्टी सॉइल कहेंगे। किसी मृदा में 40% से अधिक क्ले है यानी चिकनी मृदा के कण हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्ले सॉइल कहेंगे या चिकनी मृदा कहेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट चले। नेक्स्ट जो भौतिक गुण है वो है मृदा विन्यास या मृदा संरचना। अब मृदा विन्यास या मृदा संरचना जिसको हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा विन्यास या मृदा संरचना मृदा के, अब यहाँ कारण नहीं है, कण है। मृदा कण की सजावट मृदा विन्यास कहलाता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड मृदा यानी सॉइल स्ट्रक्चर या मृदा संरचना। अर्थात जो मृदा कण है एक दूसरे से किस प्रकार से संलग्न है मतलब जुड़े हुए हैं, कैसे पास पास हैं, क्या आकृति बना रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं मृदा विन्यास या मृदा संरचना। एक लाइन में यदि जवाब दिया जाए कि मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर क्या है तो अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स यानी मृदा कणों की सजावट मृदा विन्यास कहलाती है। ये भी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करें मृदा विन्यास के जो प्रकार है और इनमें यानी जो प्रकार के आधार पर तो कौन कौन से मृदा विन्यास के प्रकार हैं और इस मृदा को जो है इनकी क्या विशेषता होगी और इनमें रंध्र कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मृदा विन्यास या मृदा संरचना जो है वो 4 प्रकार की पाई जाती है, यानी जो कण जो है वो 4 प्रकार से अलग अलग जुड़े होते हैं। उनकी विशेषता और बात करें हम किसकी, इसमें रंध्र अवकाश कितने पाए जाते हैं। तो जैसे पहली मृदा देखें तो सघन मृदा या कॉम्पैक्ट सॉइल कहलाएगी। तो इनमें जो कण के आकार है वो मोटे कण होते हैं, बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। और इसमें सघन यानी कॉम्पैक्ट में जो है कण, इसमें जो रंध्र अवकाश की मात्रा है वो 20% पाई जाती है। यानी रंध्र अवकाश बड़े तो होते हैं, साइज बड़े होते हैं इनके, लेकिन रंध्र जो प्रतिशत है यानी रंध्र अवकाश प्रतिशत कम पाया जाता है, 20% पाया जाता है सघन में। दूसरा है तिर्यक या एब्लिक्यू बोलते हैं, एब्लिक्यू। प्रत्येक कण जो है वो 6 कणों से को स्पर्श करता है, इसमें 6 कण आपस में स्पर्श करता है, इसमें 26% पाया जाता है रंध्र अवकाश। स्तंभाकार विन्यास, इसमें प्रत्येक 4 कण जो है आपस में जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, इसमें 47.6% पाया जाता है। नेक्स्ट है दानेदार यानी ग्रेनुलर या ग्रेनुल्स बोलते हैं, ग्रेनुल्स स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इसमें प्रत्येक झुंड है जो है वो अपने पास के 6 झुंडों को छूता है और ये दोमट मृदा में पाया जाता है। दोमट किस में पाया जाता है, दोमट मृदा में पाया जाता है। और दोमट मृदा ही फसलों के लिए अच्छी होती है। इसमें जो रंध्र अवकाश की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 57.5% पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक भी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको हम चित्र की सहायता से थोड़ा समझ लें। जैसे स्तंभाकार में हमने बताया कि इसमें बड़े बड़े कण होते हैं, तो ये देखिए आप बड़े बड़े कण इसमें पाए जाते हैं। स्तंभाकार विन्यास ये है। तिर्यक विन्यास ये है जो 3 कण अपने आपस में जो है वो छूते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सघन विन्यास, जो पहला हमने बताया था बड़े कण वाली मृदा में, ये सघन विन्यास है, बहुत कॉम्पैक्ट है ना, आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए में रंध्र अवकाश की मात्रा जो है वो परसेंट जो है ये कम पाए जाते हैं। फिर है दानेदार विन्यास, इसमें हमने बताया कि 6 कण जो है वो आपस में चिपके हुए रहते हैं और ये झुंड के रूप में
यानी बनाते हैं या दिखते हैं, ये झुंड बना लेते हैं आपस में। फिर तीसरा जो मृदा का जो भौतिक गुण है वो है मृदा रंध्र अवकाश। अभी हमने बात किए थे कि ये जो सेकंड वाला जो मृदा विन्यास है, विन्यास मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल या सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में और स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और अब है कि ये जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मृदा के, तो वही जो कण जो है आपस में जुड़कर जो रंध्र अवकाश होता है ना, रंध्र अवकाश मतलब इसको पोरोसिटी या पोर स्पेस भी कहते हैं, कि जैसे रंध्र अवकाश या सॉइल पोर स्पेस या पोरोसिटी। तो पोरोसिटी का मतलब ये होता है कि इसको हम अच्छी तरह से समझ लें, अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग है, घर की वस्तुओं को भी जो हम रखते हैं उसके लिए भी हम रंध्र अवकाश को ध्यान में रखते हैं। कि जैसे शक्कर को जो है वो डिब्बे में भरें, शक्कर को किस में भरें, एक डिब्बे में भरें, तो ये शक्कर जो है यहाँ डिब्बे में भर जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको ऊपर तक भर दें और देखें, इसको हल्का सा ठोक दें, बगल से धक्का दे दें, थोड़ा ठोकें, थोड़ा हिलाए डुलाएं, तो ये शक्कर जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ जगह रही होगी जिस कारण वो नीचे चले गया। इसी प्रकार से मृदा रंध्र अवकाश होता है। मृदा रंध्र अवकाश में क्या होता है कि इसकी हम पहले परिभाषा देख लें। मृदा का वह भाग जो मृदा कण के बीच ठोस पदार्थ से खाली या रिक्त रहता है, यानी ये मृदा कण हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में जो खाली स्थान है ये वाला, यहाँ खाली स्थान बन गया, यहाँ खाली स्थान बन गया, ये बन गया खाली स्थान, और मृदा कण आकर के इसमें मान लो जोड़ रहा है, तो ये खाली स्थान है। तो ये खाली जगह को ही रंध्र अवकाश कहते हैं। इसी में ही पानी उपस्थित होता है, और पानी 3 रूपों में पाया जाता है। इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। पानी 3 प्रकार का होता है। स्वतंत्र जल, स्वतंत्र जिसको फ्री फ्लोटिंग वाटर कहते हैं, तो मैं इसके बारे में एक वीडियो और बना दूंगा। स्वतंत्र जल होता है, दूसरा अविगलनी वाटर होता है, अविगलनी जल होता है, और तीसरा केसी जल होता है। तो केसी जल ही पौधे जो है इस रंध्र अवकाश के द्वारा, रंध्र अवकाश से जो है जड़ के कौन से भाग से अभी हमने बताए थे, रूट हेयर द्वारा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कौन कौन से जल उपस्थित होते हैं और किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, उसके बाद हम बाद में करेंगे। पहले रंध्र अवकाश के खाली स्थान यानी जो रिक्त स्थान पाया जाता है कणों के बीच में, उसको ही रंध्र अवकाश कहते हैं। रंध्र अवकाश जो है वो 4 कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। यदि मृदा में कौन कौन सी चीज़ें, एक तो मृदावयन। तो मृदावयन का मतलब कि जो कणों का अपेक्षिक आकार है। मृदा विन्यास मतलब अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है, उसकी आकृति है, कणों की आकृति कैसी है, और जीवांश पदार्थ की मात्रा। ये 4 बातों पर निर्भर करता है। यदि ये कम या अधिक हो जाए तो ये जो है मृदा रंध्र अवकाश उतना अच्छा बना नहीं रहता है, और पौधों को पोषक तत्व मिलने में असुविधा हो जाती है। अब जो मृदा के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले जो रंध्र अवकाश है, उसका प्रतिशत कौन कौन सी मृदा में कितने प्रतिशत रंध्र अवकाश पाया जाता है। अभी हमने मृदा के प्रकार के बारे में पढ़े थे कि कणों के आधार पर यदि देखा जाए तो जैसे चिकनी मृदा, जिसको हमने क्ले सॉइल बताया था, ये तो याद ही रखना है आपको, क्ले सॉइल। हिंदी में भी आपको क्ले लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसा क्ले। इसका मतलब क्या हुआ
कि हिंदी और इंग्लिश नाम हमको याद ही रखना है। इसमें जो रंध्र अवकाश परसेंट होता है वो सबसे अधिक होता है 55%। फिर चिकनी दोमट जिसको क्ले लोमी सॉइल कहेंगे, तो क्ले लोमी सॉइल में 50% होता है। फिर दोमट होती है जिसमें 45 होता है। फिर उसके बाद में बलुई दोमट में कितना बताया 45। और यही मृदा जो है कृषि के लिए उपयोगी है, उत्तम है। फिर बलुई दोमट होता है जिसमें 35% होता है। फिर बलुई यानी सैंडी सॉइल जिसको ग्रेवल बोलेंगे या मोटी सैंड बोलेंगे, इसमें 30% रंध्रावकाश होता है। और यदि मोटी की बात करें तो उसमें 20% रंध्रावकाश होता है। यहाँ तक आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। अब ये रंध्रावकाश को हम कैसे ज्ञात करेंगे या कैसे निकालेंगे कि ये रंध्रावकाश कितने परसेंट है, तो उसके लिए एक फार्मूला है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। कौन सी मृदा में कितना रंध्रावकाश पाया जाता है, कौन सी मृदा उत्तम होती है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर मैंने आपको सूत्र भी बताया हूँ और एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूँ कि किस मृदा में कितना रंध्रावकाश होता है। थोड़ा बड़ा कर लें इसको, तो आप देखिएगा जैसे ये जो चिकनी मृदा है, कौन सी मृदा, चिकनी मृदा मतलब क्ले सॉइल में 55% बताया था हमने, चिकनी दोमट में 50%, दोमट में 45, इसको याद ही रखना है आपको। बलुई दोमट में 35 और बलुई में 30 से चले तो देखिए आप 5 का अंतर है, 5 का डिफरेंस है। उसके बाद में 35, फिर यहाँ का 10 का है 45, फिर 50, फिर 55। फिर रंध्रावकाश प्रतिशत के बारे में हम बता रहे थे, तो 1 माइनस स्थूल घनत्व या इसी को परोक्ष या आभासी घनत्व कहते हैं, अपान वास्तविक घनत्व या कण घनत्व कहेंगे। जिसको हम कहें कि रंध्रावकाश क्या है, तो रंध्रावकाश की परिभाषा में हमने अभी देखा कि वह भाग जो किसी घन पदार्थ से खाली रहता है या रिक्त रहता है, उसी को हम रंध्रावकाश कहते हैं। तो ये बात आपको याद हो गई होगी कि अब ये रंध्रावकाश परसेंट हम कैसे ज्ञात करेंगे। परसेंट ज्ञात करने के लिए हम देखिए 1 माइनस स्थूल घनत्व या परोक्ष या आभासी घनत्व अपान वास्तविक घनत्व या कण घनत्व, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में रंध्रावकाश बराबर बल्क डेंसिटी अपान नेट डेंसिटी। बल्क डेंसिटी मतलब मृदा में पानी उपस्थित है, नमी की मात्रा उपस्थित है, उसके सहित उसका घनत्व कितना होगा। और अपान कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे कि वास्तविक घनत्व मतलब कि यदि उससे रंध्रावकाश को अलग कर दिया जाए, यानी मृदा को सुखा दिया जाए, पानी की मात्रा अलग कर दिया जाए, तो वो उसका वास्तविक घनत्व हो जाएगा। तो उसका वेट कितना, घनत्व कितना, और टोटल का घनत्व कितना, और इंटू 100 भी कर दें। यहाँ पर कितना कर दें, इंटू 100 कर दें, ठीक है। तो इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या निकल आएगा, ये 1 माइनस स्थूल घनत्व अपान वास्तविक घनत्व इंटू 100 कर दें, क्योंकि परसेंट में ज्ञात करना है अपने को, तो परसेंट में ज्ञात हो जाएगा। एक और फार्मूला है कि यदि हमको आयतन मालूम है, क्या मालूम है, आयतन पता है, तब हम रंध्रावकाश निकाल सकते हैं। तो रंध्रावकाश निकालने के लिए आयतन आपको मान लिया जाए पता है या कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रंध्रावकाश परसेंट बराबर रिक्त आयतन यानी जो खाली है वो आयतन अपान ठोस पदार्थ का आयतन, यानी उसमें जिसको हम आभासी घनत्व कहें, जिसमें पानी की मात्रा सहित है, पानी की मात्रा सहित अपान ठोस पदार्थ का आयतन, उससे रंध्रावकाश अलग कर दिए तो और इंटू 100 कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। रंध्रावकाश परसेंट ज्ञात करने का रिक्त आयतन या खाली आयतन अपान मृदा का है, मृदा का खाली आयतन अपान ठोस पदार्थ का आयतन इंटू
100 कर देंगे तो इस पर हमने एक क्वेश्चन भी बनाया है, इसे देखिएगा। एक मृदा का कुल आयतन जो है वो 10 घन मीटर है। अब आयतन को हमेशा क्यूबिक मीटर में ही हम ज्ञात करेंगे, किस में ज्ञात करेंगे, रखते हैं मान इसका क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर, तो घन मीटर है। और खाली आयतन जो है 2 घन मीटर है। खाली आयतन कितना है, 2 घन मीटर है। तो रंध्रावकाश प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने बात किए थे इस सूत्र की, जैसे ये देखिए, ये रिक्त आयतन अपान ठोस पदार्थ का आयतन, रिक्त आयतन अपान ठोस पदार्थ का आयतन इंटू 100 कर देंगे तो ये आपको क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा रंध्रावकाश प्रतिशत। अब जैसे 20% आया रंध्रावकाश, तो कौन सी मृदा होगी बताइए, ये होगी कॉम्पैक्ट सॉइल होगी, ये कॉम्पैक्ट सॉइल, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट सॉइल का रंध्रावकाश जो है वो 20% होगा। फिर नेक्स्ट बात करें मृदा के भौतिक गुण में, मृदा का अपेक्षिक घनत्व और घनत्व और अपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व तथा अपेक्षिक घनत्व में क्या अंतर है, तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। पढ़े होंगे आप लोगों ने, नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको समझ जाएं। कोई पदार्थ है, उसका कोई भी 1 घन मीटर आयतन का जो द्रव्यमान है वही क्या कहलाएगा, उस पदार्थ का घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व बराबर, इसका एक फार्मूला है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। फिर आती है बात आपेक्षिक घनत्व की। तो आपेक्षिक घनत्व, मृदा का जो अपेक्षित घनत्व है उसको आपको ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपेक्षिक घनत्व जो है वस्तु के किसी आयतन की मात्रा, मान लो 1 घन मीटर है, मान लीजिए 1 घन मीटर, वस्तु के किसी आयतन की मात्रा कितनी है, कोई वस्तु है उसके आयतन की कितनी मात्रा है, आयतन 1 घन मीटर की है, उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है। यानी कोई आयतन 1 घन मीटर का है, उसकी मात्रा कितनी है, यानी उसका भार कितना है कुल मिला के। मान लिया जाए कि ये 10 ग्राम आया, कितना आया, 10 ग्राम, ठीक है। और क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व की बात है तो इसमें 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वाले जल की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जैसे हमने बताया कि इसकी परिभाषा वस्तु के किसी आयतन की मात्रा तथा उस आयतन के 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वाले जल की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये जो है 2 समान राशियों का या समान मात्रक का अनुपात है। अनुपात होने के दोनों राशि कट जाती है। तो अब आपेक्षिक घनत्व बराबर, यानी आपेक्षिक घनत्व का जो सूत्र है, वस्तु के किसी आयतन की मात्रा अपान इस आयतन की, यानी उसी आयतन की 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल की मात्रा का अनुपात ही क्या कहलाएगा, आपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। अब चूंकि मात्रक नहीं होता तो इसलिए आगे इसके किलोग्राम, सेंटीमीटर या जो मीटर कुछ नहीं लिखेंगे। इस प्रकार मृदा का जो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, मृदा के किसी आयतन का भार, यानी मान लिया जाए कि 1 घन मृदा में यदि हम बात करें, कितनी मृदा है, 1 घन सेंटीमीटर या मीटर में मृदा है, मान लिया जाए कि इतनी मृदा है, ठीक है। 1/1/1/1/1 मीटर लंबाई चौड़ाई और गहराई में 1 मीटर है गड्ढा, उसकी हमने मृदा निकाल लिया। मृदा के किसी आयतन का भार, अब इसका भार जैसे अभी हमने बताया कि मान लिया जाए कि 10 kg आया, 10 तो नहीं आएगा, मुश्किल से 2-3 kg आएगा, तो 3 kg, 4 kg, 5 kg जो भी आया, ठीक है। अब वो मृदा के किस्म पर भी निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार की मृदा है। तो
1 घन सेंटीमीटर आयतन की मृदा का भार और 1 घन सेंटीमीटर कितना 1 घन सेंटीमीटर 4 डिग्री सेल्सियस वाले तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वाले जल का भार। तो मान लिया जाए कि इसका 10 kg आया और इसका कितना आया, पानी का जो जिसका तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस है, ये पानी है, ये पानी का तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस है, इसका डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। अब बात समझ में आई। अब आपेक्षिक घनत्व आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है। कैसे याद रखना है कि किसी आयतन वाली मृदा का भार या कोई भी पदार्थ ले सकते हैं आप, जिसका हमको आपेक्षिक घनत्व निकालना है। मृदा के किसी आयतन का भार बटे इसी आयतन के 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का भार। ठीक है। फिर आपेक्षिक घनत्व जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो स्थूल घनत्व या परोक्ष घनत्व या प्रत्यक्ष घनत्व या आभासी घनत्व। इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें जल के सहित यानी नमी सहित मृदा का भार लेते हैं। और जब जल रहेगा तो मृदा कैसी रहेगी, ढीली रहेगी, अच्छी होगी, उसका आयतन तो बढ़ जाएगा लेकिन उसका जो भार है, भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो उसका हम बोलते हैं स्थूल घनत्व या परोक्ष या प्रत्यक्ष घनत्व या आभासी घनत्व। ठीक है। और बिना जुताई गई या जुती हुई भूमि की जो होती है, यदि इसको हम देखें, जुती हुई भूमि या मृदा जो है वो स्थूल घनत्व तो बिना जुती हुई भूमि से कम पाया जाता है। ठीक है। फिर है वास्तविक घनत्व। वास्तविक घनत्व मतलब एक्चुअल उस मृदा का भार कितना है। इसमें पानी की मात्रा या नमी की मात्रा को जो है वो बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, मृदा को सुखा दिया जाता है। पानी की मात्रा को सम्मिलित नहीं करेंगे, रंध्र अवकाश को सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि रंध्र अवकाश में जल पाया जाता है यानी पानी पाया जाता है और वायु पाई जाती है। अब जहाँ जल पाया जाएगा वहाँ वायु नहीं होगी, जहाँ वायु होगा वहाँ जल नहीं होगी। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि जो मृदा है इसका आपेक्षिक घनत्व, जो आपेक्षिक घनत्व पाया जाता है औसत, तो औसत आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कितना होता है, 2.70 होता है। 2.70 मृदा का औसत आपेक्षिक घनत्व होता है। फिर है मृदा के प्रकार और उसका जो आपेक्षिक घनत्व है कितना कितना पाया जाता है। इस टेबल को आप देखें, इसमें चिकनी मृदा है। इस सीक्वेंस आपको यही याद रखना है कि क्ले के बाद में लोम या सिल्ट, फिर फाइन सैंड, फिर कोर्स सैंड, फिर ग्रेवल सॉइल। तो आप देखिए 2.83, फिर 2.79, फिर 2.65, 2.65 और 2.54, ये आपेक्षिक घनत्व। अब इसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखी क्योंकि ये आपेक्षिक घनत्व। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये क्या है, आपेक्षिक घनत्व। आपको खासकर पूछने को तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, लेकिन आपको याद रखना है इस बात को कि मृदा का औसत आपेक्षिक घनत्व 2.70 होता है। यहाँ देख लिए, ये इसी के बीच में है तो ये औसत होगा, ये इसके बीच ही में आ रहा है 2.70। तो ये मृदा के भौतिक गुण थे। आज हमने केवल 4 भौतिक गुण को लिया था। अगले वीडियो में हम मृदा के अन्य भौतिक गुण को देखेंगे। यदि आपको अगला वीडियो जल्दी चाहिए, जल्दी मिल जाए आप चाहते हैं और कंटिन्यू रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो को देखते रहिए। यदि अच्छी लगी तो उसे और बार बार देखिए, नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और लाइक शेयर अवश्य करिएगा। तो आपको यह वीडियो जो भी हम इससे संबंधित बनाएंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी मैटर में। जो भी एग्ज़ाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, थियरी में पूछा जाता है,
कक्षा 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से लेकर के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे सबसे छोटी एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर की कॉम्पिटिटिव पीएटी, तो पीएटी सबसे छोटी परीक्षा है 11वीं 12वीं पास करने के बाद। इसी परीक्षा में यदि आप सेलेक्ट होते हो, मेरिट में आते हो, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसके अंतर्गत आते हैं, उस बीच आते हैं आप, मेरिट पाते हैं, तो आपको बीएससी एजी में एडमिशन मिल जाएगा। और फिर बीएससी एजी, इसके बाद में एमएससी एजी, फिर पीएचडी, जो भी आप करना चाहें, आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा आप छोटे से टीचर से लेकर के, अब सबसे छोटा हम टीचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे छोटी बात यह है कि टीचर ही सबसे छोटा हम मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है। तो क्योंकि कई डॉक्टर, कई इंजीनियर वो टीचर ही बनाता है, वहाँ तक की आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब चूँकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर में आप केवल एग्रीकल्चर फील्ड में ही जा सकते हैं, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा पीएससी, आईएएस, आईपीएस जो भी एग्ज़ाम है उसको आप फाइट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिकों को लेकर आता है। तो पुनः आपसे आग्रह है कि आप जल्दी वीडियो पाने के लिए और एग्रीकल्चर से संबंधित नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब अगला वीडियो देखने के लिए कल का इंतज़ार करें। कल हम मृदा के अन्य भौतिक गुणों के बारे में सेकंड वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।